हमने पिछली वीडियो में किन्हीं आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं या औसत जिसे हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, उन्हें दर्शाने के विभिन्न प्रकार के तरीके देखे। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में थोड़े विस्तार से बात करेंगे और यह देखेंगे कि यदि आंकड़े विस्तृत है यानी वाइड स्प्रेड है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक आंकड़ों के समुच्चय की बात करते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से है -10, 0, 10, 20 और 30। और इसी प्रकार से मान लीजिए एक आंकड़ों का अन्य समुच्चय है जो कि है 8, 9, 10, 11, 12। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहां पर अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माध्य। जब आप सांख्यिकी में आगे जाएंगे तब आप यह समझेंगे कि जनसंख्या जिसे हम इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं तथा प्रतिदर्श जिसे हम इंग्लिश में सैंपल कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। हम यहाँ पर यह कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारे आंकड़ों की संपूर्ण जनसंख्या है। तो यहां पर हम जनसंख्या माध्य यानी पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकीर्णन के जो जनसंख्या माप है यानी कि पॉपुलेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उनकी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। अब ये सारे शब्द आपको यहां पर थोड़े विचित्र लग रहे होंगे, किंतु आगे हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। भविष्य में हमारे पास इस प्रकार सारे आंकड़े नहीं होंगे, हमारे पास आंकड़ों के केवल कुछ प्रतिदर्श ही होंगे और उन प्रतिदर्शों के उपयोग से हमें संपूर्ण जनसंख्या के लिए अनुमान लगाना होगा। किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस सब को सोचकर अभी चिंतित हो। केवल और केवल इसीलिए यह बताया गया है क्योंकि जब हम सांख्यिकी में आगे जाएंगे तब हमें इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हमारे जनसंख्या माध्य या सामान्य शब्दों में कहें तो यहां पर समांतर माध्य की बात करते हैं। तो समांतर माध्य के लिए पहले इन सभी का योगफल निकालना होगा और बट्टा में कुल मिलाकर कितनी संख्या आ रही है वह लिखना पड़ेगा। तो इनका योगफल देखिए -10 + 0 प्लस में आ जाएगा 10 + 20 और प्लस में आ जाएगा 30। और बट्टा में यहां पर कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं। तो -10 + 10 तो 0 हो जाएगा, 20 + 30 यानी 50, तो 50/5 बनेगा जिसका मान 10 बन जाएगा। अब इसी प्रकार इन आंकड़ों के समुच्चय के लिए भी माध्य की गणना कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए माध्य क्या आ जाने वाला है, माध्य बराबर में सभी का योगफल 8 + 9 + 10 + 11 + 12 बट्टा में कुल मिलाकर ये कितनी संख्याएं हैं, 5 है। तो यहां पर देखिए ये 8 और यहां पर हम देख सकते हैं ये 12, ये दोनों मिलकर 20 बन जाएंगे। फिर 9 और 11 मिलकर फिर से 20 बन जाएंगे। तो 20 + 20 40 हो गया, 40 में 10 जोड़ देंगे तो यहां पर 50 बट्टा में 5 आ जाएगा, जिसका मान यहां पर भी 10 के बराबर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो जनसंख्या माध्य है वह दोनों ही आंकड़ों के समुच्चय के लिए एकदम बराबर आया। या आप जनसंख्या शब्द से थोड़े से असमंजस में पड़ रहे हो तो आप केवल इसे समांतर माध्य की तरह सोच सकते हैं कि दोनों आंकड़ों के समुच्चयों के लिए समांतर माध्य एकदम बराबर आया है जो कि 10 के बराबर है। यहां पर हमने इन सभी संख्याओं का योग किया और 5 से भाग कर दिया तो हमें 10 मिला। इसी प्रकार यहां पर भी इन सभी संख्याओं का योग किया और 5 से भाग कर दिया तो यहां पर भी हमें 10 मिला। किंतु हम यह जानते हैं कि जो संख्याओं के समुच्चय हैं ये भिन्न भिन्न हैं। केवल यदि हम इस संख्या को देखें यानी 10 को देखें तब हम यह सोच सकते हैं कि इनके जो संख्याओं के समुच्चय आ रहे होंगे उनमें कुछ समानता आ रही होगी। किंतु यदि जब हम इन आंकड़ों के समुच्चयों को देखते हैं तब हम यहां पर एक बात का ध्यान दे सकते हैं कि ये सभी 10 से बहुत करीब की संख्याएं हैं। यानी यहां पर देखिए जो सबसे अधिक संख्या है वह 12 है, जिसका भी 10 से जो अंतर है वह 2 का ही है। और यहां पर देखिए जो 9 का अंतर है वह 1 का है, यानी 10 के बहुत करीब वाली संख्याएं यहां पर हम देख पा रहे हैं। और यदि हम इस समुच्चय में देखेंगे तो जो अंतर है 10 से वह थोड़ा ज्यादा है, यानी 0 और 20 का जो 10 से अंतर है वह तो 10 का ही है। किंतु यदि हम -10 और 30 की बात करें तो यहां पर 10 से जो अंतर है वह 20-20 का आ रहा है। यानी यहां पर जो प्रकीर्णन है वह थोड़ा ज्यादा है। यानी ये जो संख्याओं का समुच्चय है यह थोड़ा अधिक प्रकीर्णित है, यानी मोर डिस्पर्स है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा प्रकीर्णन अधिक हो रहा है, यानी यह अधिक प्रकीर्णित है। अधिक प्रकीर्णित, यह हमने यहां पर लिख लिया। हम देख सकते हैं कि ये वाली जो संख्याएं हैं ये हमारे माध्य से इन संख्याओं की तुलना में ज्यादा दूर हैं। यानी यहां पर अंतर ज्यादा आ रहा है माध्य से और यहां पर जो अंतर है वह कम आ रहा है। चलिए अब दूसरे तरीकों की बात करते हैं जिससे हम प्रकीर्णन को माप सकते हैं यानी डिस्पर्जन को मेजर कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं
तो केंद्र या औसत से हम कितने दूर हैं यह हम पता लगा सकते हैं। तो एक सामान्य तरीका है परिसर ज्ञात करना यानी कि रेंज ज्ञात करना, और इसे हम सामान्यतः ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि यह तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य के फैलाव को समझने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। तो यदि हम इस आंकड़ों के समुच्चय के लिए परिसर की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। जो सबसे बड़ी संख्या है 30, उसमें से घटा देना है जो सबसे छोटी संख्या है यानी -10। तो 30 माइनस -10 कितना मिल जाएगा हमें? 40। यानी हम कह सकते हैं कि इस आंकड़ों के समुच्चय के लिए जो परिसर है उसका मान 40 आ जाएगा। यानी जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य का अंतर है वह 40 है। इसी प्रकार यदि हम इस आंकड़ों के समुच्चय के लिए परिसर ज्ञात करते हैं यानी रेंज निकालते हैं तो वह किसके बराबर आ जाएगी? यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 12, माइनस में सबसे छोटी संख्या है 8, तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 बन जाएगा। तो यहां पर परिसर का मान 4 आ रहा है इस आंकड़ों के समुच्चय के लिए। तो यहां से हम यह बात देख सकते हैं कि जो परिसर यानी कि रेंज है वह प्रकीर्णन की एक बहुत अच्छी माप है। जैसे कि इन दोनों आंकड़ों के समुच्चय की बात करें तो हम देख सकते हैं दोनों के लिए जो समांतर माध्य है वह तो समान ही है, 10 के बराबर है, किंतु इसके लिए जो परिसर का मान है वह इसके परिसर के मान से बहुत अधिक है, जो कि हमें यह बात बता रहा है कि इस आंकड़ों के समुच्चय की तुलना में इस आंकड़ों के समुच्चय में अधिक प्रकीर्णन यानी कि मोर डिस्पर्जन है। किंतु परिसर भी यहां पर हमें पूरी छवि नहीं बताएगी। ऐसा हो सकता है कि दो आंकड़ों के समुच्चय इस प्रकार हो जिनके लिए परिसर का मान एकदम बराबर हो, किंतु जो संख्याओं का वितरण है, संख्याएं किस प्रकार से वितरित हो रही हैं, वह काफी अलग अलग हो। अब हम एक प्रकीर्णन की अन्य माप की बात कर रहे हैं जिसे हम प्रसरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेरिएंस। असल में इस वीडियो में हम मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, किंतु हम यह पाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो मानक विचलन है वह प्रसरण से बहुत अधिक संबंधित होता है। और एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये जितने भी आंकड़े हैं ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम कोई प्रतिदर्श ले रहे हैं या इन आंकड़ों के लिए किसी उप समुच्चय की बात कर रहे हैं यानी सबसेट की बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए लिए गए आंकड़े हैं। तो यहां पर प्रसरण को दर्शाने के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वह हम लिख सकते हैं, क्या होता है, ग्रीक अक्षर सिग्मा, इसका स्क्वायर कर देते हैं और सिग्मा जो है उससे हम दर्शाते हैं जो हमारा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इनके बीच का जो संबंध है किस प्रकार का है। अब यदि हम प्रसरण की परिभाषा की बात करते हैं और आप यह सोचेंगे कि हम प्रसरण यानी वेरिएंस किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे ज्ञात करने हेतु हम यहां पर आंकड़ों में हर एक संख्या का माध्य के साथ जो अंतर है वह देखेंगे, फिर उस अंतर का वर्ग कर देंगे और इस प्रकार जो सभी वर्ग आ रहे हैं उनका हम औसत यानी कि एवरेज ज्ञात कर लेंगे। मैं समझता हूं कि आपको सुनने में थोड़ा कठिन और जटिल लग रहा होगा, किंतु जब हम इसे करेंगे तब आप समझेंगे कि यह इतना भी कठिन नहीं है। तो चलिए इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु हम प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर माध्य का मान 10 है। तो सबसे पहले यहां पर हमें संख्याओं में -10 दिखा, तो -10 का अंतर ले लेते हैं इस माध्य के साथ। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा ये, तो यहां पर देखिए -10 और माइनस में माध्य का मान है 10 और इसका हम वर्ग कर लेते हैं जिससे कि यह धनात्मक भी बन जाएगा। और प्लस में उसके पश्चात कितना है यहां पर 0, तो 0 माइनस में 10 यह अंतर आ गया और इसका हम वर्ग कर लेते हैं। उसके पश्चात संख्या कितनी है 10 है, तो 10 माइनस 10 यह अंतर आ गया और इसका स्क्वायर कर लिया। और प्लस में 20 माइनस 10 यह अंतर आ गया और इसका स्क्वायर कर लिया। और प्लस में 30 माइनस 10 यह अंतर आ गया और इसका स्क्वायर कर लिया। तो यहां पर हमने क्या किया है, प्रत्येक संख्या का माध्य के साथ अंतर देखा है, फिर उसका वर्ग कर दिया है। तो हम यह देख सकते हैं यहां से कि ये जो 10 है यह माध्य है, ये 10 भी माध्य है, यह 10 भी माध्य है, यह 10 भी हमारा माध्य है और यह 10 भी हमारा माध्य है। तो सभी का माध्य के साथ अंतर लेकर उसका वर्ग किया है और फिर हम इन सब का औसत ज्ञात कर रहे हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमने योगफल तो कर दिया इनका, और बट्टा में क्या कर देंगे, यहां पर कुल मिलाकर ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यह मान किसके बराबर आता है, -10 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 20, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह बन जाएगा 400। प्लस में यहां पर माइनस के 10 का स्क्वायर होगा जो कि 100 आ जाएगा। प्लस में यहां पर 0 का स्क्वायर होगा जो कि 0 ही है। प्लस में 20 माइनस 10 होता है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। प्लस में 30 माइनस 10 होता है 20, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 और इसके बट्टा में है 5।
तो अब 400 प्लस 100 हो जाएगा 500, और यहां भी 100 प्लस 400 500 हो जाएगा, और 500 और 500 मिलकर कितना बन जाएगा 1000, और बट्टा में है 5, तो यह मान किसके बराबर आ जाएगा 200 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रसरण का मान है यानी सिग्मा स्क्वायर का मान है वह बन रहा है 200 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा स्क्वायर यानी प्रसरण का मान है वह 200 के बराबर यहां पर इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु आ गया है। तो अब यदि हम इस कम प्रकीर्णन वाले आंकड़ों के समुच्चय हेतु प्रसरण ज्ञात करें यानी इसके लिए, तो देखिए यहां पर इसके लिए जो प्रसरण का मान है वह कितना हो जाएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए ऊपर इसके लिए प्रसरण का मान, पहले प्रत्येक संख्या का माध्य से अंतर देखते हैं, तो यहां पर भी माध्य 10 ही है, तो 8 माइनस 10 यह अंतर हो गया और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में इसी प्रकार देखिए आगे 9 है तो 9 माइनस 10 इसका भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 10 माइनस 10 इसका भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अगली संख्या है 11 तो 11 माइनस 10 इसका भी स्क्वायर हो गया, और प्लस में अगली संख्या है 12 तो 12 माइनस 10 इसका भी ऐसे स्क्वायर हो गया, और बट्टा में 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो यहां पर 5 आ जाएगा, तो 8 माइनस 10 होता है -2 उसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस में 9 माइनस 10 होता है -1 उसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस में 10 माइनस 10 0 होता है 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस में यहां पर देखिए 11 माइनस 10 होता है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस में 12 माइनस 10 होता है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और बट्टा में है 5 तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और यहां पर भी 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 बन जाएगा, यह 10 बट्टा 5 बना जो कि 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु जो प्रसरण का मान है यानी कि कह सकते हैं इसके लिए जो सिग्मा स्क्वायर का मान है वह किसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है। और यह जो प्रसरण है यह क्या दर्शा रहा है कि इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु कम प्रकीर्णन हो रहा है इस आंकड़ों के समुच्चय की तुलना में। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं यहां पर प्रसरण 2 आ रहा है और इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु जो प्रसरण है वह 200 था, तो 200 और 2 में बहुत अधिक अंतर है ना। अब प्रसरण के साथ दिक्कत यह है कि जैसे मान लीजिए हमने प्रसरण निकाला तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इनका माध्य के साथ अंतर देखा, उनका वर्ग कर दिया और उन वर्गों का औसत निकाला। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास में कुछ इस प्रकार की संख्याएं आ रही हैं। यदि हम इसे और बारीकी से समझना चाहें तो मान लीजिए कुछ दूरियां हैं जैसे कि 0 मीटर, 10 मीटर, ऋणात्मक 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो ये सब मीटर में आ रही हैं। अब हम जब इनका माध्य के साथ अंतर लेकर स्क्वायर करेंगे तो वह जो राशि है वह मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो यहां पर थोड़ी हमें उलझन में डालने वाली इकाइयां लग रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के पदों में बात करते हैं। और यदि हम मानक विचलन लिखना चाहें तो देखिए मानक विचलन जो कि कुल मिलाकर क्या है जो प्रसरण है उसका वर्गमूल ही है, तो यह किसके बराबर आ जाएगा वर्गमूल प्रसरण। और हम जानते हैं प्रसरण यानी कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो यह वर्गमूल आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर यानी कि यह सिग्मा के बराबर ही आ जाएगा। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। अब यदि हम जो यहां पर प्रथम आंकड़ों का समुच्चय था उसके लिए मानक विचलन निकालना चाहते हैं, इसके लिए हमें पता है प्रसरण का मान 200 है यानी सिग्मा स्क्वायर का मान 200 है। तो इसके लिए जो मानक विचलन है यानी सिग्मा का मान वह कितना आ जाएगा वर्गमूल 200, और वर्गमूल 200 को हम लिख सकते हैं 10 वर्गमूल 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यहां पर यह जो दूसरा आंकड़ों का समुच्चय है जिसके लिए जो प्रसरण का मान है वह 2 आया था, तो इसके लिए यदि हम मानक विचलन यानी सिग्मा का मान लिखते हैं तो वह आ जाएगा वर्गमूल 2। और यहां पर जो मानक विचलन वर्गमूल 2 है उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह इससे कम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर प्रकीर्णन कम हो रहा है इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु। अब हम एक बात यह भी देख सकते हैं कि इसका जो मानक विचलन है वह 10 गुना है इसका, तो हम कह सकते हैं कि मानक विचलन का 10 गुना, मानक विचलन का 10 गुना, क्योंकि यहां पर इस आंकड़ों के समुच्चय हेतु मानक विचलन वर्गमूल 2 आ रहा है और इसके लिए 10 वर्गमूल 2। तो यदि हम इसे देखना भी चाहें तो ये जो आंकड़ों का समुच्चय है इसके लिए हम कह सकते हैं जो मानक विचलन है 10 गुना मानक विचलन है, यह लिख सकते हैं 10 गुना मानक विचलन। और इसे यदि हम समझना भी चाहें तो समझ भी सकते हैं। देखिए हम देख सकते हैं यहां पर दोनों आंकड़ों में 10 तो आ ही रहा है। अब यह जो 0 है 10 से 10 दूर है, 9 जो है वह 10 से 1 दूर है,
8 जो है वह 10 से 2 दूर है और ये जो -10 है वह 10 से 20 दूर है। तो औसतन हम कह सकते हैं कि हम 10 गुना दूर हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो मानक विचलन है यह हमें काफी अच्छा ज्ञान करा रहा है कि हम औसतन माध्य से कितना दूर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा।